तो हमने क्या देखा कि हमने इससे पहले जाना क्या कि आत्मवाचन क्या होता है। आत्मवाचन क्या होता है? आत्मवाचन होता है कि हमें यदि लोग किस हिसाब से देखते हैं, लोगों के नज़र में हम क्या हैं, तो वो कहलाएगा आत्मवाचन या स्ववाचन कहलाएगा। यानी कि हम खुद को बाहर से कैसे देख पाते हैं, हम खुद को बाहर से क्या जज कर पाते हैं, उसको बोलते हैं आत्मवाचन या स्ववाचक। आत्मवाचक या स्ववाचक। क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन तो आपका मैंने बताया था कि समाज शास्त्र किसे कहते हैं। समाज शास्त्र किसे कहते हैं, व्हाट इज दिस। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था आत्मवाचन, आत्मवाचक। आत्मवाचक से आप क्या समझते हैं या स्ववाचक से आप क्या समझते हैं, इन चीज़ों का भी क्वेश्चन आप लोग को बनाते जाना है। तीसरा क्वेश्चन आपका आ गया स्वनिरीक्षण क्या होता है। क्या चीज़? स्वनिरीक्षण। ठीक है, स्वनिरीक्षण क्या होता है, स्वनिरीक्षण, जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। स्वनिरीक्षण क्या होता है। चौथा चीज क्या होता है कि समाज शास्त्र को पढ़ने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो समाज शास्त्र को पढ़ने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। समाज शास्त्र के बारे में, समाज शास्त्र के बारे में क्या पूर्वाग्रह है। ये चीज़ पूर्वाग्रह का मतलब यही कि जो है हम पहले से क्या जानते हैं। बचपन से ही हम लोग समाज शास्त्र के बारे में जानते हैं ना, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े होने तक सीखते रहते हैं। हमारे पास 5 क्वेश्चन हो गया। फिर से ध्यान से देख लीजिए। समाज शास्त्र किसे कहते हैं, आत्मवाचक या स्ववाचक क्या होता है, स्वनिरीक्षण किसे कहते हैं, समाज शास्त्र को पढ़ने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, समाज शास्त्र के बारे में क्या पूर्वाग्रह है। ठीक है, ये 5-6 क्वेश्चन हो गया। आप लोग बुक को भी पढ़ेंगे, बुक रहेगा। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो बुक में भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, सर इस क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर दीजिए। हम अगले वीडियो में क्लास के साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं। तो पढ़ने के लिए हम लोग इस पैरा से शुरू करेंगे। हमारे ख्याल से यदि आप 4-5 लेक्चर देखोगे तो मेरे साथ डील बढ़िया बैठ जाएगा, अच्छे समझ में आएगा। सबसे सरल स्तर पर कहा जा सकता है, यानी कि सबसे आसान भाषा में यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज और इसकी संरचना की समझ को सामाजिक नक्शा प्रदान करती है। मतलब क्या हुआ कि भारतीय समाज यानी हमारे देश का जो समाज है और इसकी जो संरचना है, इसकी जो बनावट है, इसकी समझ एक सामाजिक नक्शा प्रदान करती है, जिसमें आप अपने ठौर ठिकाने स्थान का पता लगा सकते हैं। भौगोलिक नक्शे की तरह स्वयं के सामाजिक नक्शे का पता लगाना इसका अर्थ उपयोगी हो सकता है। इससे आपको जानकारी मिलती है कि समाज में दूसरों से संबंध में आपकी क्या स्थिति है। कुल मिलाकर के यह कह सकते हैं कि जैसे कि भोजपुरी बोलने वाले लोग, हम भोजपुरी बोलते हैं तो लोग क्या अंदाज़ा लगाएंगे, यह या तो आरा जिला से होगा या भोजपुर जिला से होगा, बक्सर से होगा, छपरा से होगा, सारण से होगा। यदि हम मैथिली बोलते हैं तो क्या अंदाज़ा लगाया जाएगा, यह लगाया जाएगा दरभंगा के होंगे या मधुबनी जिला के होंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे समाज और इसकी संरचना से हमारे सामाजिक नक्शा प्रदान हो जाएंगे। इसमें ठौर ठिकाने का भी पता लगा सकते हैं, भौगोलिक नक्शे की तरह। एकदम सही बात है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। अगर आप भौगोलिक नक्शे का देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में है। आपको यह भी स्थिति पता चलेगा कि आपका राज्य अनेक राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के तुलना में बहुत छोटा है, परंतु अनेक राज्य जैसे मणिपुर, गोवा, हरियाणा, पंजाब से बड़ा है। यदि आप प्राकृतिक विशेषताओं के नक्शे को देखेंगे तो यह जानकारी मिलेगी कि भारत के अन्य क्षेत्रों के राज्यों की तुलना में अरुणाचल प्रदेश का भूभाग पर्वतीय वनों से भरा पड़ा है। यहाँ कौन से प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इस तरह की अन्य बातों का पता कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के यह पता चला कहीं के समाज शास्त्र को पढ़ने के लिए और उसकी सामाजिक संरचना को जानने के लिए क्या होता है, हमारा एक सामाजिक नक्शा होता है ना। जैसे कि हमने क्या बताया, अरुणाचल प्रदेश का बात किया
कि अरुणाचल प्रदेश को यदि देखते हैं तो क्या पता चलता है? अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं तो वह किस एरिया में रहता है, तो उसको वो 7 सिस्टर्स बोलते हैं, यानी कि उत्तर पूर्वी भाग में जो है जो भी राज्य, उसको हम लोग 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। एक चीज़ तो वो हो गया, वो जो है मणिपुर, गोवा, असम, त्रिपुरा, मेघालय से बड़ा है, ये भी सही बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश से छोटा है, झारखंड से छोटा है, बिहार से छोटा है, ऐसा हो सकता है, या फिर राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से छोटा है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग पता करें। वहाँ जंगल ज़्यादा है, जैसे कि मध्य प्रदेश में जंगल ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के इसका यही कहना था कि कहीं का भी यदि भारतीय समाज और उसकी संरचना को जानते हैं तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। एक तुलनात्मक सामाजिक नक्शा आपको समाज के आपके निर्धारित स्थान के बारे में बता सकता है। अभी अभी मैंने बताया ना, जो मैथिली बोलता है, मैथिली वाले बात करने वाले होंगे तो हम सीधा समझ जाते हैं कि वह या तो दरभंगा से होगा या तो मधुबनी से होगा। यदि कोई भोजपुरी बोलता है तो ऐसा, या फिर हम लोग जो है ठेठ बोलते हैं तो ये मधेपुरा, सहरसा, कोसी क्षेत्र में, ठीक है, की हाल चाल छे। उसके बाद यदि हम लोग मगही बोलते हैं तो पटना और मगध का क्षेत्र, गया का क्षेत्र हो गया मगही में। तो इस तरह का उदाहरण के लिए 17 या 18 वर्ष की आयु में आप उस सामाजिक समूह के सदस्य थे जिसे युवा पीढ़ी कहा जाता था। अब देखो, हर चीज का एक तरह से कहीं ना कहीं सामाजिक समूह होता है। अब जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास 1 to 5 का एक ग्रुप होता है, उसको बच्चों का ग्रुप बोल देते हैं। लेकिन वही जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, 18, 17, 20 साल का, तो इसका युवा पीढ़ी का ग्रुप हो जाता है। भारत में लगभग 40% जनसंख्या या आपसे छोटे उम्र के लोगों की है। कहने का मतलब ये है, 100 आदमी में से 40 आदमी ऐसे हैं जिसका उम्र 15 साल, 16 साल, 17 साल से कम है, यानी 17-18 से कम होता है। आप किसी विशेष क्षेत्रीय भाषाई समुदाय, गुजरात से, गुजराती, यदि गुजराती बोल रहे हैं तो गुजरात से हैं, ये पता चल गया। तेलुगु बोल रहे हैं तो आंध्र प्रदेश से हैं। तो आपके भाषा से भी आपके जगह का पता लगाया जा सकता है। तो ये सब किसके अंदर आएगा? भारतीय समाज के अंतर्गत। क्योंकि भारतीय समाज इसे भी कहा जाता है, हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अलग अलग तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये भी सरल समाज में आ गया कि भारतीय समाज को जब हम जानेंगे तो उससे हमको पता चल जाएगा वह किस क्षेत्र का है, किस भाषा को बोलने वाला है, किस एरिया में रहता है, उसका भौगोलिक परिस्थिति क्या है, वहाँ पहाड़ है या प्लेन, समतल भूमि है, सारा चीज़ हम जान सकते हैं। उनके भाषा से भी जान सकते हैं। आपके माता पिता के व्यवसाय और आपके परिवार की आय के मुताबिक आप एक आर्थिक वर्ग के हैं, ये भी पता चल जाता है पैसों से। किसी के पास 1 भी रुपया नहीं है, रोज मजदूरी करता है, तो उसको हम क्या समझते हैं? वो है हमारे लिए मजदूर क्लास, यानी निम्न क्लास के लिए। और जो ठीक ठाक है, नौकरी नॉर्मल करने वाले लोग, वो हो गया मध्यम क्लास, मध्यम वर्ग के लोग। लेकिन जिसके पास पैसों की कमी नहीं है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कंपनी के मालिक, वो सारे लोग क्या कहलाएंगे? उच्च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखा? यानी कि हम आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि वह व्यक्ति किस कैटेगरी के हैं। पैसों के हिसाब से भी हम अंदाजा लगाते हैं, ये भी बात सही है ना। तो आर्थिक व्यवसाय या उसके बिजनेस या उसके नौकरी से हम पता लगा लेते हैं वह उच्च वर्ग का है या निम्न वर्ग का है। अब आते हैं कि आप एक विशेष धार्मिक समुदाय या जाति या जनजाति या किसी भी सामाजिक समूह से हैं तो उससे भी हम पहचान सकते हैं। अगर सिंपल सा बात समझ में आ गया होगा कि जैसे कि मान लेते हैं कोई नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम हो गए, मंदिरों में जाने वाले हिंदू हो गए, जो गुरुद्वारा में जा कर के जो है वहाँ पर वो अपना गुरु ग्रंथ साहिब या फिर जो भी होता है उनका धर्म का पालन करते, समझ जाते हैं कि वो कौन से हैं, सिख धर्म के हैं। कोई जो है आपको बौद्ध को मानने वाले लोग हैं, तो उनको देख करके भी हम पता कर लेते हैं, क्योंकि उसका सामाजिक समूह ही वही है ना। आप एक विशेष धार्मिक समुदाय या एक जाति या जनजाति या अन्य सामाजिक समूह के सदस्य भी हो सकते हैं। ऐसे प्रत्येक पहचान, नक्शे, सामाजिक संबंधों के ताने बाने
आपका निर्धारित करता है। समाज शास्त्र आपको समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूहों, आपसी संबंधों और जीवन के बारे में महत्व को बतलाता है। कुल मिलाकर के हमने देखा कि समाज शास्त्र इतना छोटा नहीं है, इसमें है हम लोग हर चीज़ के बारे में। अभी क्या बात किए, असम राज्य का बात किए कि नहीं, असम राज्य का बात किए तो वहाँ पर ये भी देखे कि पहाड़ है या मैदानी भाग है। हमने क्या देखा, वह छोटा है या बड़ा है। हमने क्या देखा, वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है ना। हमने क्या देखा कि वहाँ का जो है आर्थिक स्थिति कैसा है ना, वहाँ के लोग किन भाषा को बोलते हैं। यानी अलग अलग मापदंडों के द्वारा नापने का, तुलना करने का अलग अलग मापदंड होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमें इंग्लिश बोलने बहुत अच्छे तरीके से आती है, किसी को हिंदी बोलने बहुत अच्छे तरीके से आता है, किसी को उर्दू बोलने बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो उसका एक अलग मापदंड है। अब 3 आदमी है, 3 आदमी में हम यह देखेंगे कि मान लेते हैं कि 3 आदमी है, 3 आदमी में यह देखेंगे किसको सबसे अच्छा हिंदी आता है, तो ये तुलनात्मक कर सकते हैं भाषा के हिसाब से, ठीक है। किसको अच्छा पंजाबी आता है, 3 आदमी में यदि तुलना करेंगे किसको अच्छा पंजाबी आता है, या फिर कि कौन ज़्यादा स्वस्थ है। तो समाज में रह कर के हम अलग अलग मापदंडों के हिसाब से हम उनके बारे में जान सकते हैं, है ना। चाहे वो कोई भी मापदंड हो, चाहे वो भाषा का मापदंड हो, चाहे वो खान पान का मापदंड हो, चाहे कुछ भी हो। अब आते हैं, परंतु समाज शास्त्र केवल आपका और अन्य लोगों के स्थान निर्धारित करने में मदद करने विभिन्न सामाजिक समूह के स्थानों के अलावा बहुत कुछ सिखा सकता है। इसका मतलब तो ये समझ में आ गया, ऐसा नहीं है कि समाज जो है हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास के लोगों को ही समाज कहते हैं, इतना ही नहीं। समाज में एक तो वो हो गया समाज, उसके बाद एक दूसरे के प्रति क्या भावना होती है वह भी समाज के अंतर्गत आता है। हम हिंदी बोलते हैं, कोई उर्दू बोलता है, और वो अलग अलग समाज के रहने वाले व्यक्ति होंगे। कोई जो है भगवान का पूजा करता है, कोई जो है मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है, तो उन दोनों के लिए भी अलग अलग सोसाइटी समाज होगी। यानी समाज में हम अनेक प्रकार के चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारी चीज़ों का समावेश है। जैसा कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री सी राइट मिल्स ने लिखा है, सी राइट मिल्स, तो कुछ चीज़ों पर जो है ध्यान देना है, ठीक है। ताकि होता क्या है, कुछ स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछता है। तो राइट मिल्स ने लिखा है, समाजशास्त्र आपकी व्यक्तित्व परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच के कड़ियों और संबंध को उजागर करने की बात करता है, ठीक है। इससे पहले हम एक बात और कर लें, हमने बताया था अभी कुछ देर पहले, स्वनिरीक्षण। स्वनिरीक्षण का मतलब क्या होता है, स्वनिरीक्षण कैसे करते हैं। स्वनिरीक्षण का मतलब होता है खुद का जांच करना, ठीक है। और खुद का जांच जब भी करेंगे तो उसमें पहला ध्यान देंगे हमारी अपनी कमियों को, और उस कमी को बेहतर कैसे करेंगे ताकि हम और बेहतर बन सके। इसके लिए क्या करना होगा, जब भी हम स्वनिरीक्षण करेंगे तो अपनी कमियों की जांच करेंगे। क्लियर सा बात है। तो वो हुआ स्वनिरीक्षण, जब खुद के कमियों की जांच करते हैं। हम लोग 12वीं का कक्षा में पढ़े थे कि हमें किससे बात करनी चाहिए, हमें अपने आप से बात करनी चाहिए। हमें अपने आप से क्या बात करनी चाहिए, तो हमें अपने आप से यही बात करनी चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सा कमी है और हम उसे किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो हमें इन बातों पर चर्चा करनी चाहिए। व्यक्तिगत परेशानियों से मिल्स का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर क्या बताया, एक समाजशास्त्री, अमेरिकी समाजशास्त्री था सी राइट मिल्स। कुछ भी पूछ देता है एग्जाम में तो हमें पता होनी चाहिए, अमेरिकी समाजशास्त्री सी राइट मिल्स, ठीक है। इनका कहना था क्या कि व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियां और संबंधों को उजागर करने में मदद करता है। व्यक्तिगत परेशानियों से मिल्स का क्या तात्पर्य है, व्यक्तिगत परेशानियां यानी व्यक्तिगत चिंता। जब आदमी किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी होता है तो उनको चिंताएं होती है, समस्याएं होती है, और सरोकार जो सबके होते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है आपके परिवार के बड़े सदस्य, आपके भाई, आपके बहन, आपके दोस्त के साथ जो व्यवहार करते हैं उससे आप खुश नहीं हैं, है ना। सिंपल सा बात है ना। जैसे कि हमारे परिवार का कोई बड़े सदस्य हैं, बहन है, भाई है या फिर दोस्त है, जो व्यवहार करते हैं मेरे साथ उससे हम क्या है, खुश नहीं हैं। तो ये चीज़ क्या हो गया, व्यक्तिगत परेशानियां हो गई। शायद आप अपने भविष्य के बारे में या किस तरह से नौकरी मिलेगा इसके बारे में चिंतित हो। आपकी व्यक्तिगत सामाजिक पहचान के अन्य पक्ष भी अब यहाँ देखते हैं कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली बातें हैं
क्या कहा गया? उदाहरण के लिए हो सकता है कि आपके परिवार के बड़े सदस्य हो गए, आपके भाई बहन या दोस्त जो भी हैं, जो आपके साथ व्यवहार करते हैं उससे हम खुश नहीं, यानी आप खुश नहीं हैं। उस कंडीशन में क्या होता है? वही कहलाता है व्यक्तिगत परेशानियां। क्या चीज़ कहलाएगा? व्यक्तिगत परेशानियां। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है और ये पता होना चाहिए। व्यक्तिगत परेशानियां, क्लियर हो गया? व्यक्तिगत परेशानियां, उदाहरण के लिए मैंने क्या बताया, परिवारों में यदि आपके सगे संबंधी, भाई बहन, माता पिता या कोई भी जो आपके साथ व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार से आप यदि खुश नहीं है तो वो आपकी व्यक्तिगत परेशानियां होगी। अच्छा, क्यों खुश नहीं है? हो सकता है कोई और भी कारण हो। पहला कारण इन्होंने क्या बताया? हो सकता है आप नौकरी के बारे में चिंता कर रहे हो, इसके लिए चिंतित हो। आपकी व्यक्तिगत सामाजिक पहचान के अन्य पक्ष भी गर्व, तनाव, आत्मविश्वास के उलझनों के स्रोत हो सकते हैं। सही बात है। कुछ व्यक्तिगत पक्ष के कारण आप अपने आप पे गर्व भी करते हैं, आप अपने आप को तनाव भी महसूस करते हैं, आपका आत्मविश्वास भी आता है ना। अचानक है कि एक रिजल्ट आया, दूसरा रिजल्ट आया, तीसरा रिजल्ट आया, तो बच्चों में या किसी भी व्यक्ति में क्या होता है? गर्व महसूस होता है, प्राउड फील होता है। क्लास में बैठते हैं और टीचर यदि हमें शाबाशी देते हैं, नहीं बहुत अच्छा तुमने बताया, तो हमें गर्व महसूस होता है। ठीक है ना। और गलती से हमने होमवर्क नहीं बनाया, पूरे क्लास में बेइज्जती हो गया, तो वहाँ पर तनाव महसूस होता है। यही चीज़ है। यह सभी लक्षण एक ही व्यक्ति विशेष से जुड़े होते, इसका अर्थ है व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य तक ही सीमित होता है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? जो परेशानियां हैं वो किसके तक सीमित रहता है? वह किसी एक खास व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? इसीलिए उसको व्यक्तिगत परेशानियां बोलते हैं। दूसरी तरफ एक सामाजिक बड़े मुद्दों से संबंधित होता है, ना कि एकल व्यक्तियों से संबंधित। यानी कि व्यक्तिगत परेशानियां में सामाजिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां क्या होती है? सामाजिक परेशानियां क्या होता है? ये समाज के बड़े समूहों के लिए होता है ना। बड़े मुद्दों, ऐसे मुद्दे जो बड़े समूह के लिए हो, वो क्या कहलाएगा? सामाजिक परेशानियां। व्यक्तिगत परेशानियां किसी एक खास व्यक्ति के लिए होगा, सिंपल सी बात है। अब है, अतः बुजुर्ग और युवा पीढ़ी के बीच पीढ़ी अंतराल, मन मुटाव एक सामाजिक प्रघटना है जो समाज के अन्य और समय कालों के रूप में पाया जाता है। जैसे कि अब क्या होता है कि यदि हमारे घर में, यदि हमारे समाज में बुजुर्ग लोग हैं, है ना, और वो क्या होते हैं, युवाओं से आजकल चिढ़ते हैं। उसका क्या कारण होता है? जैसे कुछ युवा हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं, कुछ युवा नशा करने में लगे रहते हैं, कुछ युवा जो है बिना तुक वाला काम सब करते रहते हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग पीढ़ी है उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है। इसके लिए वो क्या करते हैं? हमेशा इस युवा पीढ़ी का आलोचना करते रहते हैं। सिंपल सा बात है। क्या हुआ? बुजुर्ग और युवा पीढ़ी में हमेशा क्या होता है? टकराव या तनाव होते रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण परिस्थिति से उत्पन्न चीज़ों को देखते हुए, अपने अपने समय के अनुभवों और सोसाइटी को देखते हुए जो समाज पर प्रभाव पड़ता है, इसके लिए एक दूसरे में मनमुटाव होता है। क्लियर है? बेरोजगारी या परिवर्तनशील व्यावसायिक संरचना का प्रभाव भी एक अन्य सामाजिक मुद्दा जो विभिन्न प्रकार के लाखों लोगों से संबंधित है कि नहीं? क्या हुआ? अब कोई सरकारी ऑफिस है, उसमें 30 व्यक्ति को काम चाहिए। 30 व्यक्ति को काम चाहिए तो क्या होगा? 30 व्यक्ति को जब काम चाहिए तो उसमें से अब यहाँ पर फॉर्म भरने वाले कितने लोग हैं? 8 लाख लोग हैं। तो उस कंडीशन में नौकरी कितने को मिलेगी? 30 ही व्यक्ति को मिलेगी। बाकी जो उधर 7 लाख जितना भी है, यानी कि 70 करके कुछ आएगा, इतने व्यक्ति क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जीवन यापन सबको करना होता है, कोई बैठ के नहीं खाएगा, किसी को किसी न कोई काम करना होता है। उदाहरण के लिए सूचना तकनीकों से संबंधित अचानक तेजी आना, साथ ही खेतिहर आयु सीमा, क्षेत्रीय सीमाएं, आर्थिक सीमाएं, धार्मिक सीमाएं, जातीय सीमाएं, यानी कि हर तरह के चीज, हर तरह का परेशानी उत्पन्न करता है समाज में। एक पीढ़ी और दूसरे पीढ़ी के बीच संघर्ष या एक पीढ़ी और दूसरे पीढ़ी के बीच का तनाव। अब यहाँ पर क्लियर सा बता दिया कि आप यहाँ हैं और आपको जाना है कहीं और, उसमें बीच में जो परेशानियाँ होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। श्रम की मांग में कमी होना, श्रम की मांग में क्या होना? कमी होना। श्रम की मांग में कमी होना इसमें शामिल है। सांप्रदायिकता, एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति विद्वेष। तो सवाल नंबर पहला, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिकता,
सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, इस सवाल का जवाब दिया जाए। सांप्रदायिकता क्या होता है? एक धार्मिक समूह से दूसरे धार्मिक समूह, यानी कि एक हिंदू का समूह है, हिंदू का घर है, हिंदू धर्म के लोगों का घर है, या हिंदू धर्म के लोगों का समूह है, दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म के लोगों का समूह है, दोनों के बीच जब आपसी तनाव होता है, आपसी द्वेष होता है, आपसी मनमुटाव होता है, तो वही चीज कहलाता है सांप्रदायिकता। और ये किस कारण से होता है? ये होता है कुछ चीज़ों का बहिष्कार या उत्पीड़न होने के कारण। या तो किसी चीज़ का बहिष्कार कर रहे हो, यदि मान के चलो मुस्लिम लोग गाय को काट करके खाते हैं, हम हिंदू हैं, हम गाय की पूजा करते हैं, तो हम इसका विरोध करते हैं, इसका बहिष्कार करते, ये नहीं होना चाहिए, और एक दूसरे के बीच में तनाव हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वो सांप्रदायिकता कहलाए। या फिर कुछ चीज़ें होता है उत्पीड़न। क्या होता है? उत्पीड़न। एक धर्म के लोगों के द्वारा दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करना, शोषण करना, वो क्या कहलाएगा? उत्पीड़न कहलाएगा। ऐसी समस्याएं यदि होगी व्यापक रूप से, तो वो जब एक दूसरे के बीच में तनाव उत्पन्न करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? सांप्रदायिकता कहलाएगा। विभिन्न व्यक्तियों की क्या है? विभिन्न व्यक्तियों कि इसमें विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं हो सकती है, उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है। अतः कथित उच्च जाति का व्यक्ति जो कथित निम्न जाति में पैदा हुए नीच मानता है। तो पहला बात तो हो गया कि पहला बात सांप्रदायिकता, दूसरा बात हो गया जातिवाद। जातिवाद क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया? जातिवाद। क्वेश्चन को नोट करते जाना है। जातिवाद क्या है? तो जातिवाद कहा जाता है कि जब किसी भी जगह के एक जाति अपने आप को उच्च समझता है और किसी को हम निम्न समझते हैं, और दोनों के बीच जो भेदभाव होता है, चाहे वो हैसियत का हो, चाहे वो छुआछूत का हो, तो ये भेदभाव क्या कहलाता है? जातिवाद कहलाता है। एक जो है ब्राह्मण कुल के व्यक्ति और एक जो है डोम कुल के व्यक्ति, ठीक है ना, इसको हम अपने थाली में खाने नहीं देते हैं, या फिर इसको अपने गिलास में पानी नहीं पीने देते हैं, इसको अपने दरवाजे पर बैठने नहीं देते हैं। इस तरह की बातें जब होती है तो यही कहलाता है जातिवाद। यदि निम्न मुख्य रूप से यदि समझा जाए तो दोनों तो इंसान है तो हमें इंसानों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ताकि उसको भी आत्मग्लानि ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जातिवाद की प्रक्रिया एक पीड़ित व्यक्ति की हैसियत से, इसमें क्या होता है? एक कथित निम्न जाति का व्यक्ति शामिल है एक पीड़ित हैसियत से, इसी तरह से पुरुष स्त्रियां दोनों। हाँ, एक चीज तो जातिवाद। तीसरा क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो होगा लैंगिक असमानता। कौन सा? लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता। कुल मिलाकर के हमने क्या देखा? सांप्रदायिकता एक टर्म हो गया, उसके बाद जातिवाद एक टर्म हो गया, लैंगिक असमानता एक टर्म हो गया, है ना। तो ये 3-4 चीजें हो गई। लैंगिक असमानता क्या? आज भी घरों में क्या होता है, बेटा और बेटियों में अंतर किया जाता है ना। महिलाओं को जो है कोई भी चीज को मुखर होकर के रखने के लिए मौका नहीं दिया जाता है, या फिर उनके बातों को उतना जो है क्या बोलते हैं, एक तरह से वेटेज नहीं दिया जाता है, या फिर अनसुना कर दिया जाता है, ठीक है। उनको जो है फ्रंट फेस बना करके कोई नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ें, ये हमारे सामाजिक परिदृश्य है जो कि हम समाज शास्त्र में देखते हैं। तो हमने देखा सांप्रदायिकता, हमने देखा जातिवाद, हमने देखा लैंगिक और समानता, है ना, पुरुष और स्त्रियों के बीच का भेद होता है। इस तरह के सामाजिक नक्शे के स्वरूप हमें बचपन से ही समाजीकरण के प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है ना। ऐसे कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन बहन जो है भाई को राखी बांधती है, ताकि भाई जो है बहन की रक्षा के लिए वचन देता है। तो चूंकि हमको ये बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि भैया इन दोनों में अंतर है ना, वो अपने आप का सुरक्षा खुद से नहीं कर सकता है, लेकिन जो है भाई कर सकता है अपना सुरक्षा। तो ये चीज़ माइंड में डाला जाता है। जैसा कि बच्चे जो है 1 क्लास से जब तक हमको लगता है शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनका जो है जाति से कोई लेना देना नहीं के बराबर होता है, क्योंकि बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग होते हैं, बस वहाँ पर एक समरूपता होता है। लेकिन जैसे ही बच्चे अपने फैमिली में घुलते मिलते हैं, और उनको जो है कहीं ना कहीं दिमाग में यह डाला जाता है कि भाई ये इस जाति के लोग हैं, ये इस जाति के लोग हैं, इनका ये गुण है, इनका ये गुण है, इस तरह की बातें, वह सब तौर तरीके जिसके द्वारा हम अपने आसपास के दुनिया को समझ सकते हैं, सिखाया जाता है, वह इस नक्शे को बनाने में शामिल है सहज बोध का नक्शा। सिंपल सा है, क्या है? सहज बोध का नक्शा होता है ना।
लेकिन ये चीज़ क्या होता है, ये हमारे समाज के द्वारा ही इनपुट किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि ज्ञान जो है लगभग सत्य जो है 50% होता है, 50% असत्य ही होता है। तो कहीं ना कहीं कोई भी बात यदि थोपा जाता है तो उसमें सच्चाई कितनी होगी, 50% के आसपास ही होगी। तो ये सारी बातें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके बाद इसको यहीं कंप्लीट करते हैं।